गाइज वी ऑल नो इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने पावर को बूस्ट करने के लिए कुछ रिजोल्यूशन पास किए थे इंडिया के पार्लियामेंट में, जिससे कि उनकी जो ओहदा है, उनका जो पोस्ट है, उसको एक सार्थकता मिल सके और वो अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकें। तो उन्होंने जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो पास करवाया था, उसमें पहला है मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू एडवाइस ऑफ कैबिनेट, मतलब कि कैबिनेट की जो भी एडवाइसेस होंगी उनको प्रेसिडेंट को मानना ही होगा। दिस वाज द फर्स्ट विच शोज नेगेटिविटी ऑफ द दिस अमेंडमेंट पर्टिकुलर। दूसरा था, उन्होंने लेड किया था सेंट्रल अलाउड टू डिप्लॉय पुलिस इन द स्टेट। दैट मीन्स सेंट्रल के पास पावर है कि वो अपने पुलिस को स्टेट में भेज सके और उतार करके अपने अकॉर्डिंगली किसी भी नेता को या फिर किसी भी वैसे रिवॉल्यूशनरी को डिटेन कर सके। द थर्ड वाज जुडिशियल पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वेयर कर्टल्ड लाइक जुडिशियल रिव्यू। उन्होंने क्या किया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को भी कर्टेल किया था, उसके पावर को निराधार किया था, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करने के स्थिति में नहीं थे। नेक्स्ट वॉज एडिंग सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल। इन्होंने प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े थे, सेक्युलरिस्ट, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। दिस 3 वर्ड्स were added in preamble but without any type of making a very grand change. This was not even necessary. And the one was DPSP were dominant over fundamental right. DPSP को dominate किया गया था, prevail किया गया था by fundamental right. Therefore parliament were kept beyond scope of judicial review. और वहीं पार्लियामेंट को इन्होंने जुडिशियल रिव्यू से के आड़े, मतलब जुडिशियल रिव्यू के पीछे रखा था, ताकि जुडिशियल रिव्यू ना कर सके किसी भी पार्लियामेंट के एक्टिविटी के ऊपर। दिस वाज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दोज 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड विच वाज एक्चुअली अगेंस्ट द will of citizen. Hence, for safeguarding and the interest of the nation, Morarji Desai became prime minister in 1978, and he has laid 44th amendment act. उन्होंने 44वां amendment act दिया था. You can, one mnemonics here is कि 4 plus 4 you mean to learn. 1978 was the Shorty Amendment Act, and this is 42nd. That means 4 plus 2 6, and this was laid in 1976. Therefore I have called this Shorty, this is Naughty, and this is Shorty Amendment Act. अब इन्होंने उस पावर्स को पॉजिटिवनेस में कैसे चरण किया था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली इमरजेंसी प्रोविजंस, सबसे पहला तो उनके पास चैलेंज था कि जो ये प्रोविज़न अप्लाई हुआ था उसका जो बेसिस है उसको स्टेबलाइज करना, ताकि ऐसे प्रोविजंस, ऐसे इमरजेंसी प्रोविजंस इतने फ्रीक्वेंटली लागू ना किया जा सके और ताकि हमारे आम जनता को दिक्कत ना हो। तो देयरफॉर नाउ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन इशू ओनली ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया when threatened by external aggregation and armed rebellion. कहने का मतलब कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी तभी लागू होगा जब जब इंडिया के सिक्योरिटी को थ्रेटन करेगा बाय एक्सटर्नल एग्रीगेशन, मतलब बाहर के किसी देश के द्वारा या बाहर के किसी स्टेट के द्वारा अंदर अटैक, तो या फिर आर्म्ड रेवेलियन, या फिर किसी भी तरह का आर्म्ड रेवेलियन अगर होता है तो ही emergency provision will be applied, otherwise it will be not applied. And thus the word internal disturbance, which was used in 1976 by Indira Gandhi to provoke emergency, was removed and was changed in armed rebellion. These terms to be always remembered. The next was add-on of emergency proclaimed only on the basis of written advice and tendered to president by cabinet. That means कि एडवाइस जो किया जाएगा इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का, वो प्रेसिडेंट को हमेशा कैबिनेट करेंगे और इन द रिटन फॉर्मेट करेंगे। इसका उद्देश्य ये था कि जब इन द मिडनाइट ऑफ 1975 व्हेन इमरजेंसी वाज इन्वोक्ड, तो उस दौर में देखा गया था कि
जो इमरजेंसी होता है वो रात के बीच 12 बजे लगा दिया जाता है और प्रेसिडेंट को इसकी जानकारी अगले सुबह मिलती है. तो दिस वाज द स्टोरी, दैट्स व्हाई this add-on was added in the Amendment Act. Next was restoration of Supreme Court and High Court, his jurisdiction and power which were enjoyed before. उनका जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पावर्स थे, जुडिशियल रिव्यू वगैरह के जो तब तत्कालीन तौर पे हटा दिए गए थे, उसको वापस से रिस्टोर किया गया था. एंड ऑल्सो पुटेड रीस्ट्रेन ऑन पार्लियामेंट टू एक्सटेंड प्रेसिडेंट रूल फॉर द 1 year. और इसके साथ साथ 1 साल का जो अवधि होता है वहाँ बस 1 साल की अवधि को इन्होंने प्रमाणित किया था कि हाँ, प्रेसिडेंट रूल का जब भी अवधि होगा 1 year का होगा, इसके आगे का नहीं. Apart of this, there was also some of the positive things which was added as well as in 1976 and in 1978. That was इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड. 39th अमेंडमेंट एक्ट में के तहत जस्टिस और फ्री लीगल एड गरीब लोगों को देने के लिए ये 39th अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था अंडर DPSP. 43rd अमेंडमेंट एक्ट वेयर सिक्योरिटी एंड वर्कर इन द इंडस्ट्री में सिक्योरिटी वर्कर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इन द 43 अमेंडमेंट एक्ट. एंड द 48 अमेंडमेंट एक्ट वर द सेफगार्ड ऑफ इन्वायरमेंट प्लस फॉरेस्ट प्लस वाइल्ड लाइफ. सेफगार्ड करना किस चीज का? इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट प्लस वाइल्ड लाइफ का. अपार्ट ऑफ दिस, ट्रांसफर ऑफ स्टेट सब्जेक्ट टू कंकरेंट. कुछ स्टेट सब्जेक्ट को कंकरेंट में दिया गया था, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ विल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. These were some of the provisions which were written in DPSP and subject of state were changed to concurrent. And yeah, one more fundamental duties were also added in 51st article, and which was recommended by Swan Singh Committee report in 1976. And hence in 1978 there was also some of more add-on which has given a good impact on our constitution, where property of right was removed from fundamental and put it in legal right. Property of right मतलब कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी, आई थिंक सो, रॉन्ग है. राइट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी का अधिकार जो था वो फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था. एंड द सेकंड वाज राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम फॉर द मीडिया. दिस इज एक्चुअली राइट ऑफ एक्सप्रेशन, उसको थोड़ी सी हिल ली गई थी अंडर द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द मीडिया. तो दिस वाज द नॉटी एंड सॉटी अमेंडमेंट एक्ट which you have seen in the title of the video. And the interesting thing is कि ऐसा ही कुछ प्रोक्लेमेशन, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव was done in the period of British, and that was, if you guess, that was Lord Lytton and Lord Ripon. Lytton and Lord Ripon. Now go and find out what were the things which were imposed by Lord Lytton were negative in 1876, and what were the constituents which were restored from 1876 of Lord Lytton proclamation to positive by Lord Ripon in 1880. Please like, share and subscribe the video.